आप यहाँ पर सीख रहे हैं डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंस पैटर्न, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। ये जो है ये पार्ट 2 है। इससे पहले आपने 35 जो पार्ट 1 था उसमें 35 डेली यूज़ पैटर्न सीखे थे, जो स्पीकिंग में, रीडिंग में, राइटिंग में सभी में यूज़फुल है। तो 35 के आगे के ये पैटर्न आप सीखने वाले हैं इस वीडियो में। बस इतना याद रखें कि आपको पहले से इंग्लिश आना ज़रूरी नहीं है और यहाँ पर ग्रामर रटने की भी ज़रूरत नहीं है। बस ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और इन सारे सेंटेंस पैटर्न की प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये पैटर्न आपकी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग तीनों को एक साथ स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। इंग्लिश के सेंटेंस रहेंगे, हिंदी मीनिंग रहेगा, प्रोनाउंसिएशन रहेगा और सारे के सारे पैटर्न जो है डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं। डेली लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ यहाँ पर समझाए गए हैं। तो 35 के आगे ये कंटिन्यू रहेंगे आज के पैटर्न। 35 जो सेंटेंस पैटर्न थे वो आपने नहीं देखे तो प्रीवियस वीडियो जो था उसमें आप जाकर देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के लास्ट में आपको वो वाला वीडियो भी मिल जाएगा जहाँ पर 35 पैटर्न मैंने बताए हैं वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। इस पूरे वीडियो को देखिए, पैटर्न बिल्कुल भी स्किप ना करें, रोज़ थोड़ी थोड़ी इनकी प्रैक्टिस करें और बिना डर के इंग्लिश को बोलने की शुरुआत करें। तो 35 के बाद यहाँ पर है 36 पैटर्न। तो सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, नो रहेगा, फिर हाउ टू प्लस वर्ब, ये स्ट्रक्चर रहेगा। किसी काम को करना आना, इस स्ट्रक्चर का पूरे का मीनिंग है कि किसी काम को करना आना। सिचुएशन रहती है कि जब बताना हो कि कोई काम करने की स्किल आती है तो वहाँ पर आपको ये वाला पैटर्न इस्तेमाल करना है। सब्जेक्ट नो, फिर हाउ टू, फिर वर्ब। यहाँ पर देखिए, जैसे कि मुझे खाना बनाना आता है, अब ये आपको बताना है तो आई नो हाउ टू कुक। यहाँ पर देखिए आई सब्जेक्ट हो गया, नो मालूम होना, पता होना, हाउ टू फिर यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मुझे खाना बनाना आता है तो आई नो हाउ टू कुक फूड। उसे इंग्लिश बोलनी आती है, मतलब इंग्लिश बोलने का काम आता है तो शी नोज़ हाउ टू स्पीक इंग्लिश। उसे गाड़ी चलानी आती है, तो कोई भी काम आपको आता है तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट फिर नो आ जाएगा। ठीक है, अब नो का नोज भी बन जाता है। ये आप थोड़ा सा आपको टेंसेस के ऊपर ध्यान देना होगा। अगर सब्जेक्ट ही शीट सिंगुलर रहता है तो वहाँ पर नो का नोज हो जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो ये टेंसेस की बात है। चलिए यहाँ पर है कि उसे इंग्लिश बोलनी आती है तो शी नोज़ हाउ टू स्पीक इंग्लिश। उसे गाड़ी चलानी आती है तो ही नोज़ हाउ टू ड्राइव, यानी कि ये काम कैसे किया जाता है वो उसे पता है। हमें मोबाइल चलाना आता है, वी नो हाउ टू यूज़ मोबाइल। उन्हें इंग्लिश लिखनी आती है तो दे नो हाउ टू राइट इंग्लिश। तो यहाँ पर ये पैटर्न है कि जब आपको बताना हो कि कोई काम करने की स्किल आती है तो वहाँ पर किसी काम को करना आता है या किसी काम को करना आना, तो वहाँ पर सब्जेक्ट नो, हाउ टू, फिर वर्ब, ये वाला पैटर्न आपको अप्लाई करना है। नेक्स्ट यहाँ पर है 36 पैटर्न पर सब्जेक्ट फिर बी, अफ्रेड ऑफ, यहाँ पर नाउन या वर्ब में आईएनजी। देखिए यहाँ पर जैसे ये नाउन है, ठीक है, नाउन है, अगर वर्ब आएगी तो आईएनजी रूप में आएगी। और ये जो आईएनजी रूप में वर्ब है ये कोई क्रिया नहीं होती है, ये भी वर्ब में आईएनजी लगकर ये नाउन का ही काम करती है। अगर आपको और डिटेल में जाना है तो पूरी गहराई से आपको ग्रामर को जानना होगा। तो शॉर्ट में यहाँ पर बताती हूँ कि ये जो नाउन है, यहाँ पर ये जो वर्ब है ये भी नाउन ही रहती है। और आप ऐसे याद रख सकते हैं, अफ्रेड ऑफ के बाद में या तो नाउन आएगा, क्योंकि जब प्रैपोजिशन आती है, ठीक है, प्रैपोजिशन जैसे कि अफ्रेड ये ऑफ है, प्रैपोजिशन आएगी ऑफ प्रैपोजिशन, तो प्रैपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनकर नाउन ही आता है। तो सिंपली नाउन रहेगी और या वर्ब में आईएनजी लगकर आएगा। ये जो वर्ब में आईएनजी लगकर आता है ये भी नाउन ही रहता है। चलिए सब्जेक्ट बी, अफ्रेड ऑफ, नाउन या फिर वर्ब में आईएनजी। डर लगना, वैसे भी अफ्रेड ऑफ किसी बात से डर लगना ऐसा ही सेंस देता है, मीनिंग देता है। सिचुएशन रहती है कि जब किसी चीज़ या काम से डर लगता है, किसी चीज़ या काम से डर लगता है तो आपको ये वाला पैटर्न अप्लाई करना है। यहाँ पर देखिए ये बी लिखा है, बी वर्ब में इज़, एम, आर, वॉज, वर ये सभी आते हैं। इस बी का मतलब यहाँ पर ले कि सब्जेक्ट के अनुसार, समय के अनुसार इज़, एम, आर, वॉज, वर का यूज़ आप करेंगे। चलिए जब किसी चीज़
या काम से डर लगता है, तो यहाँ पर ये वाला पैटर्न, जैसे कि मुझे इंग्लिश बोलने से डर लगता है, तो आई एम अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। तो देखिए यहाँ पर ऑफ है, मैंने बोला या तो नाउन या वर्ब में आईएनजी लगकर आएगा प्रपोजिशन के बाद में। अब ये जो स्पीकिंग है यहाँ पर ये भी नाउन का ही इसका काम है। अब यहाँ पर अगर डिटेल में समझेंगे तो बहुत बड़ा टॉपिक है ये भी। चलिए यहाँ पर है आई एम, ये जो एम है ये बी वर्ब है, जैसे इस पैटर्न में यहाँ पर आपने देखा सब्जेक्ट के बाद में बी, तो बी के ही पार्ट है इज एम आर वॉज वर। आई एम अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलने से डर लगता है, उससे कुत्तों से डर लगता है, तो शी इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स। यहाँ पर डॉग्स आ गया, जैसे नाउन आ गई या फिर वर्ब में आईएनजी लगकर। तो उसे गलती करने से डर लगता है, तो ही इज़ अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। अफ्रेड के साथ में ऑफ अटैच है, जुड़ा हुआ है, तो ही इज़ अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, उसे गलती करने से डर लगता है। हमें परीक्षा से डर लगता है, तो वी आर अफ्रेड ऑफ एग्ज़ाम्स। अब देखिए इज़ आ रहा है, आर यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी, मतलब टेंसेस जो है पहली सीढ़ी है, तो सेंटेंस जब भी बनाते हैं तो वो आपको ज़रूर आने चाहिए। टेंसेस बिल्कुल बेस है, बिल्कुल बेसिक चीज़ है, ग्रामर का पार्ट है स्टार्टिंग लेवल का। तो टेंसेस भी यहाँ पर मैंने बहुत ही ईजी तरीके से सारे के सारे टेंसेस के पार्ट्स बताएं, तो वो आप जाकर सीखें, तो बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होगी कोई भी सेंटेंस को बनाने में, क्रिएट करने में, उसको फ्रेम करने में। तो हमें परीक्षा से डर लगता है, वी आर अफ्रेड ऑफ एग्ज़ाम्स। उन्हें अकेले जाने से डर लगता है, दे आर अफ्रेड ऑफ गोइंग अलोन। तो यहाँ पर अफ्रेड ऑफ फिर गोइंग आ गया, अगर वर्ब आएगी तो आईएनजी में। 38 पैटर्न देखें तो यहाँ पर ये पैटर्न हो गया कि जब किसी चीज़ या काम से आपको डर लगता है तो सब्जेक्ट, फिर इज एम आर वॉज वर, ये बी वर्ब्स या अफ्रेड ऑफ, ठीक है, बी वर्ब के बाद में फिर नाउन आ जाएगा, नाउन या फिर वर्ब में आईएनजी लगकर आएगी अगर कोई क्रिया आती है तो। 38 पैटर्न है सब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट और ये जो बी आ रहा है ना, तो बी का मतलब है कि इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सभी बी वर्ब्स है। तो सब्जेक्ट बी वर्ब आ जाएगी, फिर यूज्ड टू या नाउन या वर्ब में आईएनजी, दोनों ही नाउन है, मतलब ये भी नाउन है, ये जो वर्ब है ना आईएनजी वाली, जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बताया आदत होना। तो यहाँ पर यूज्ड टू से आप मीनिंग ले लेंगे कि आदत होना, जब कोई काम आदत में हो चुका हो तो वहाँ पर सब्जेक्ट, फिर बी वर्ब्स इज, एम, आर, वॉज, वर, यूज्ड टू के बाद में नाउन या वर्ब में आईएनजी लगकर आएगा। जैसे कि मुझे जल्दी उठने की आदत है, यूज्ड टू हूँ मैं इसका, तो आई एम यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली। तो यहाँ पर देखिए टू के बाद में वर्ब आएगी तो आईएनजी में आएगी, तो यहाँ पर देखिए आईएनजी में है, उसे हिंदी बोलने की आदत है, यूज्ड टू है, तो शी इज़ यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश। उसे मेहनत की आदत है, तो ही इज़ यूज्ड टू हार्ड वर्क। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर वर्ब है तो आईएनजी में, नहीं तो जो वर्ब है तो आईएनजी में, नहीं तो नाउन सिंपली जो है। उसे मेहनत की आदत है, फिर हमें ऑनलाइन क्लास की आदत, वी आर यूज टू ऑनलाइन क्लासेस। तो किसी भी चीज़ की आदत होना, वहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर सेंटेंस पैटर्न आपको अप्लाई करना है। उन्हें यहाँ रहने की आदत है, दे आर यूज्ड टू लिविंग हेयर। तो यूज्ड टू है मतलब कि आदत है किसी भी चीज़ की। नेक्स्ट देखिए 39 पैटर्न है, सब्जेक्ट है, फिर गेट है, एडजेक्टिव है। सब्जेक्ट गेट, यहाँ पर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का मतलब विशेषण। धीरे धीरे कोई हालत हो जाना, कोई भी हालत होती है, ठीक है, वो धीरे धीरे होती है, तो सब्जेक्ट गेट और एडजेक्टिव। सिचुएशन है कि जब बताना हो कि कोई स्थिति बदल रही है, तो वहाँ पर ये वाला पैटर्न सब्जेक्ट गेट प्लस एडजेक्टिव। तो देखिए यहाँ पर सेंटेंसेस देखेंगे तो समझ में आएगा, जैसे मैं शाम को थक जाती हूँ, तो आई गेट टायर्ड, आई गेट टायर्ड इन द इवनिंग। तो यहाँ पर देखिए थकने की जो बात है, यहाँ पर ये टायर्ड है, ये एडजेक्टिव है, जब बताना हो कि कोई स्थिति बदल रही है,
तो आई गेट टायर्ड इन द इवनिंग बदल रही है, धीरे धीरे कोई हालत होती है, एकदम ऐसा नहीं कि तुरंत ही आप टायर्ड है, कुछ काम करते करते फिर टायर्ड होते हैं शाम तक। तो आई गेट टायर्ड इन द इवनिंग वैसे सिचुएशन में। और देखिए समझ में आएगा, वह जल्दी गुस्सा हो जाती है। तो धीरे धीरे ये जो है सिचुएशन, ये जो हालत बन रही है धीरे धीरे बन रही है। तो मतलब ऐसा नहीं कि वो ऑलरेडी जो है एंग्री है, तो धीरे धीरे कोई बदलाव होता है तो वह जल्दी गुस्सा हो जाती है। शी गेट्स एंग्री ईजीली, कोई बदलाव होना, तो शी गेट्स एंग्री ईजीली। तो यहाँ पर ये जो एंग्री है, टायर्ड है, ये एडजेक्टिव है, ये विशेषण है। वह जल्दी तैयार हो जाता है। ही गेट्स रेडी क्विकली, ही गेट्स रेडी क्विकली, या फिर हो जाना, ठीक है, धीरे धीरे एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में बदल जाना। तो यहाँ पर सब्जेक्ट गेट और फिर एडजेक्टिव आएगा विशेषण। नेक्स्ट है हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हो जाना, बन जाना, ऐसे भी अगर आप सेंस लेंगे तो गेट के बाद में एडजेक्टिव आ जाता है। वी गेट कन्फ्यूज्ड सम टाइम। तो यहाँ पर जैसे कन्फ्यूज्ड है, रेडी है, ये एडजेक्टिव है, तो ये क्रिया नहीं है। हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वी गेट कन्फ्यूज्ड समटाइम्स। अगर आप ऑलरेडी हैं तो वहाँ पर तो इज, एम, आर, वॉज, वर का यूज़ होता है जो बी वर्ब्स है। लेकिन कोई हालत एकदम से होती है या धीरे धीरे बदलाव होता है तो वहाँ पर गेट का यूज़, बदलाव होता है। जैसे कि यहाँ पर है, वे आपको देखकर खुश हो जाते हैं। वो खुश है तो दे आर हैप्पी ऐसे होता, लेकिन वे आपको देखकर खुश हो जाते हैं तो बदलाव हुआ। तो दे गेट हैप्पी टू सी यू, दे गेट हैप्पी टू सी यू, अचानक से हुआ बदलाव, धीरे धीरे कह सकते हैं, एकदम से बदलाव हुआ। अगर वो खुश है तो दे आर हैप्पी ऐसे रहता सेंटेंस। चलिए अब पैटर्न 40 देखते हैं। तो 40 में देखिए पैटर्न सब्जेक्ट और बी है। बी जो है इज, एम, आर, वॉज, वर ही है, ठीक है, बी वर्ब्स जैसे मैंने बताया। और यहाँ पर गोइंग टू के बाद में वर्ब आएगी। गोइंग टू के बाद में ये वर्ब है, ये V1 ही आएगी, कोई आईएनजी वाला रूप नहीं आने वाला। आने वाला प्लान या इरादा जब बनाते हैं तो वहाँ बताते हैं, तो वहाँ पर गोइंग टू का इस्तेमाल होता है जब बताना हो कि अब कुछ करने वाले हैं, ऐसा सेंस जाता है कि आप कुछ करने वाले हैं। तो सब्जेक्ट बी वर्ब फिर गोइंग टू वर्ब आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि मैं इंग्लिश सीखने वाली हूँ, तो कोई भी काम आप करने वाले हैं तो आई एम गोइंग टू लर्न, कोई इरादा रख रहे हैं तो वहाँ पर आई एम गोइंग टू लर्न इंग्लिश। वह खाना बनाने वाली, शी इज़ गोइंग टू कुक फूड, कोई भी काम आप करने वाले हैं तो वह आपको कॉल करने वाला है। तो खाना बनाना ये इरादे में हो सकता है या फिर कोई काम आप अभी करने वाले हैं। तो ही इज़ गोइंग टू कॉल यू, वह आपको कॉल करने वाली है। हम क्लास शुरू करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास, तो अभी करने वाले हैं। वे कल यात्रा करने वाले हैं, तो प्लान हो सकता है, इरादा हो सकता है, तो वहाँ पर गोइंग टू फ्यूचर का प्लान भी हो सकता है। तो कल करने वाले हैं तो अभी नहीं, प्रेजेंट में, फ्यूचर में। तो ऐसे सिचुएशन में ये वाला पैटर्न आपको अप्लाई करना है। वे कल यात्रा करने वाले हैं, दे आर गोइंग टू ट्रैवल टुमारो। तो कोई भी काम आप करने वाले हैं तो वहाँ पर जब आपको बताना हो अपना इरादा, प्लान, तो सब्जेक्ट बी, फिर बी का मतलब यहाँ पर बी वर्ब्स है जैसे मैंने बताया, इज, एम, आर, वॉज, वर, गोइंग टू और फिर वर्ब आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए अब नेक्स्ट पैटर्न देख लेते हैं। पैटर्न 41 है। सब्जेक्ट फील और एडजेक्टिव, मन की भावना या फीलिंग बताना, ठीक है, मन की भावना, फील होना मतलब महसूस होना, अपनी फीलिंग बताना, जब बताना है कि अंदर से कैसा महसूस हो रहा है। तो सब्जेक्ट फील और फिर एडजेक्टिव है यहाँ पर, ठीक है, विशेषण है, विशेषण है। एग्जाम्पल समझेंगे तो समझ में आएगा कि आज मुझे अच्छा लग रहा है, तो कैसा फील हो रहा है, तो मन की भावना बता रहे हैं। तो आई फील हैप्पी टुडे, आई फील हैप्पी टुडे, महसूस होना, लगना, मन की भावना बताना। तो फील के बाद में सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा शुरू में, फिर फील के बाद में एडजेक्टिव है हैप्पी। यहाँ पर उसे थकान महसूस हो रही है, ठीक है, अब महसूस हो रही है या लग रही है, तो शी फील्स टायर्ड, शी फील्स टायर्ड, उसे दुख लग रहा है, ही फील्स सैड। ये मन की भावना आप बता रहे हैं तो फील का यूज़ होगा। अब यहाँ पर देखिए शी है इसलिए फील्स आया, एस लगा है, ही है इसलिए एस लगा है फील में।
तो ये तो रही टेंसेस की बात, तो बेसिक से टेंसेस तो आपको आने चाहिए। अब हमें आत्मविश्वास महसूस हो रहा है, वी फील कॉन्फिडेंट नाउ, वी फील ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है तो फील। उन्हें घबराहट हो रही है, लग रहा है कि वो क्या है, नर्वस है, तो दे फील नर्वस, दे फील नर्वस। तो लगना, महसूस होना, तो फील के बाद में एडजेक्टिव, शुरू में सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा। 42 पैटर्न है सब्जेक्ट ट्राई, फिर टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए ये ट्राई ट्राइज में भी बदल जाएगा अगर सब्जेक्ट ही और शी रहेगा। कोशिश करना, ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, जब कोई काम करने की कोशिश हो, जैसे कि मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश करती हूँ, आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, तो ट्राई टू के बाद में स्पीक है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। नेक्स्ट देखें, वह समझने की कोशिश करती है, शी ट्राइज टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर शी है इसलिए ट्राइज है, ठीक है, वाई हटकर IES लगा है। वह मेरी मदद करने की कोशिश करता है, ही है इसलिए ट्राइज है, तो यहाँ पर भी वाई हटकर IES लगा है, ही ट्राइज टू हेल्प मी, वह मेरी मदद करने की कोशिश करता है। तो कोई भी आप काम करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर ये वाला पैटर्न। वी ट्राई टू लर्न डेली, हम रोज़ सीखने की कोशिश करते हैं। वे जल्दी आने की कोशिश करते हैं, तो दे ट्राई टू कम अर्ली, दे ट्राई टू कम अर्ली, ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं जल्दी आने की। 43 पैटर्न है सब्जेक्ट फॉरगेट और यहाँ पर टू, और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई काम करना भूल जाना। जब कोई काम, ज़रूरी काम भूल जाए तो वहाँ पर फॉरगेट का मतलब भूल जाना ही होता है। जैसे मैं आपको कॉल करना भूल जाती हूँ, आई फॉरगेट टू कॉल यू। वह पैसे लाना भूल जाती है, तो शी फॉरगेट्स टू ब्रिंग मनी। तो यहाँ पर देखिए एस लग गया है क्योंकि सब्जेक्ट शी है, अब ही है इसलिए भी एस लगा है, ठीक है। हाँ, वह होमवर्क लिखना भूल जाता है, मतलब करना या लिखना, तो शी फॉरगेट्स टू राइट होमवर्क, शी फॉरगेट्स। हम दरवाज़ा बंद करना भूल जाते हैं, तो वी फॉरगेट टू लॉक द डोर। वे जवाब देना भूल जाते हैं, दे फॉरगेट टू रिप्लाई, दे फॉरगेट टू रिप्लाई। ये फॉरगेट वाला जो पैटर्न है ये शायद जो पार्ट 1 था उसमें भी आया होगा, रिपीट हो सकते हैं, आप दोबारा से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब 44 पैटर्न है यहाँ पर सब्जेक्ट रिमेंबर, तो एक तरफ भूलना, एक तरफ याद होना। यहाँ पर टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चाहे फॉरगेट हो या रिमेंबर हो, उसके बाद में टू लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। याद रखना या याद आना, जब किसी काम को याद रख कर करना हो तो वहाँ पर ये वाला पैटर्न। मुझे रोज़ पूजा करना याद रहता है, तो आई रिमेंबर टू प्रे डेली, मुझे याद रहता है, आई रिमेंबर टू प्रे डेली। उसे दवा लेना याद रहता है, शी रिमेंबर्स टू टेक मेडिसिन। उसे पढ़ना याद रहता है, ही रिमेंबर्स टू स्टडी, मतलब कि पढ़ाई करना। हमें इंग्लिश की प्रैक्टिस याद रहती है, वी रिमेंबर टू प्रैक्टिस इंग्लिश। उन्हें समय पर आना याद रहता है, दे रिमेंबर टू कम ऑन टाइम। 45 पैटर्न है सब्जेक्ट नीड और फिर टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ज़रूरत होना, तो यहाँ पर वर्ब आएगी, ठीक है, नीड टू के बाद में। जब बताना हो कि कोई काम ज़रूरी है, जैसे कि आई नीड टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है। उसे आराम करने की ज़रूरत है, शी नीड्स टू रेस्ट, शी नीड्स टू रेस्ट, शी है इसलिए नीड्स आया है। फिर है उसे मेहनत करने की ज़रूरत है, तो ही नीड्स टू वर्क हार्ड। हमें रोज़ अभ्यास करने की ज़रूरत है, मतलब प्रैक्टिस, वी नीड टू प्रैक्टिस डेली। ज़रूरत होना, आवश्यकता होना, तो ये नीड वाला पैटर्न चलेगा। नीड का मतलब ज़रूरत होना, आवश्यकता होना। उन्हें बोलने में सुधार की ज़रूरत है, तो दे नीड टू इम्प्रूव स्पीकिंग, दे नीड टू इम्प्रूव स्पीकिंग, मतलब ये इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 46 पैटर्न सब्जेक्ट सीम और फिर एडजेक्टिव। सीम के बाद में देखिए एडजेक्टिव आएगा, सीम का सीम्स भी बन जाता है टेंसेस के अनुसार। ऐसा लगना
या प्रतीत होना, ऐसा लगना या प्रतीत होना। सीम का मतलब होता है जब कोई चीज़ देखकर या महसूस करके ऐसा लगे, जैसे कि आज मैं थकी हुई लग रही हूँ। यहाँ पर भी महसूस करना, लगना किसी भी चीज़ को देखकर, तो सीम। आई सीम टायर्ड टुडे, आई सीम टायर्ड टुडे, आज मैं थकी हुई लग रही हूँ। अपने आप को महसूस होना, लगना। तो आप फील का भी यूज़ कर सकते हैं। फील का भी मतलब महसूस होना, लगना। तो यहाँ पर प्रतीत होना या फिर किसी चीज़ को देखकर लगना, तो सीम का यूज़ करेंगे। वह खुश लग रही है, तो शी सीम्स हैप्पी। शी सीम्स लगना, प्रतीत होना, यानी कि ऐसा लग रहा है कि वह खुश लग रही है। तो यहाँ पर ये लग रही है तो सीमिंग नहीं होगा, ध्यान रखना। वह उलझा हुआ लग रहा है, ही सीम्स कन्फ्यूज्ड, ही सीम्स कन्फ्यूज्ड। अब यहाँ पर ये पास्ट में बन सकता है कि वह उलझा हुआ लगा, तो ही सीम्ड कन्फ्यूज्ड, इस तरीके से सीम का सीम्ड बन जाएगा अगर पास्ट में जाएगा। हम तैयार लग रहे हैं, वी सीम रेडी, वी सीम रेडी। वे व्यस्त लग रहे हैं, दे सीम बिजी, दे सीम बिजी। 47 देखे पैटर्न, सब्जेक्ट, लुक और एडजेक्टिव। तो सीम के बाद में भी एडजेक्टिव है और लुक के बाद में भी एडजेक्टिव है। दिखाई देना या अपीयरेंस बताना, जब किसी का बाहर से कैसा दिख रहा है ऐसा बताना हो। जब जैसे कि तुम थके, कोई बाहर से कैसा दिख रहा है, तुम थके हुए दिख रहे हो या लग रहे हो। यू लुक टायर्ड, बाहर से आप उसकी बॉडी देखकर कि वो थका हुआ लग रहा है। वह सुंदर दिख रही है, तो शी लुक्स ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर शी लुकिंग नहीं बोलेंगे, शी लुक्स ब्यूटीफुल। वह गुस्से में दिख रहा है, तो ही लुक्स एंग्री। तो यहाँ पर लुक या लुक्स के बाद में ब्यूटीफुल, एंग्री ये एडजेक्टिव है। मैं व्यस्त दिख रही हूँ, आई लुक बिजी। वे खुश दिख रहे हैं, दे लुक हैप्पी। 48 पैटर्न है यहाँ पर, सब्जेक्ट, फिर कीप और वर्ब में आईएनजी। लगातार कोई काम करते रहना, जब कोई काम बार बार या लगातार हो रहा हो तो कीप के बाद में वर्ब में आईएनजी। जैसे कि मैं लगातार इंग्लिश सीखती रहती हूँ, आई कीप लर्निंग इंग्लिश, बार बार। वह बार बार सवाल पूछती रहती है, शी कीप्स आस्किंग क्वेश्चंस, शी कीप्स आस्किंग क्वेश्चंस। फिर है वह मुझे बार बार कॉल करता रहता है, तो ही कीप्स कॉलिंग मी, बार बार, कंटिन्यू। हम रोज़ अभ्यास करते रहते हैं, वी कीप प्रैक्टिसिंग डेली, वी कीप प्रैक्टिसिंग डेली। वे लगातार सुधार कर रहे हैं, दे कीप इम्प्रूविंग। तो कीप के बाद में वर्ब में आईएनजी, दे कीप इम्प्रूविंग। तो कोई भी काम आप लगातार बार बार करते रहते हैं, तो कीप के बाद में वर्ब में आईएनजी लगकर आएगा, ये वाला पैटर्न। 49 है, सब्जेक्ट, स्टॉप और वर्ब में आईएनजी। कोई काम बंद करना, हो सकता है कि कुछ जैसे ये वाला पैटर्न भी है, ये ऑलरेडी रिपीट हो चुका है, आप दोबारा से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद में भी आपको और कई नए पैटर्न मिलेंगे। कोई काम बंद करना, तो वहाँ पर स्टॉप और वर्ब में आईएनजी। जब कोई काम चल रहा हो और उसे रोक दिया जाए, बंद कर दिया जाए। मैं चिंता करना बंद करती हूँ, आई स्टॉप वरिंग। वह बात करना बंद कर देती है, तो शी स्टॉप्स टॉकिंग। वह धूम्रपान बंद कर देता है, तो ही स्टॉप्स स्मोकिंग। हम गलतियाँ करना बंद कर देते हैं, करते हैं, तो वी स्टॉप मेकिंग मिस्टेक्स। वे लड़ना बंद कर देते हैं, दे स्टॉप फाइटिंग, दे स्टॉप फाइटिंग। 50 पैटर्न है, सब्जेक्ट, स्टार्ट या बिगिन। तो दोनों का मतलब होता है शुरू करना, स्टार्ट का मतलब भी और बिगिन का मतलब भी। यहाँ पर टू या वर्ब में आईएनजी लगकर आएगा, टू या वर्ब में आईएनजी जब कोई काम नया शुरू हो, जब कोई काम नया शुरू हो। तो यहाँ पर देखिए, जैसे अगर टू आएगा तो वर्ब में आईएनजी नहीं आएगा। अगर टू हटा देते हैं तो यहाँ पर वर्ब में आईएनजी आएगा। चलिए देख लेते हैं। मैं इंग्लिश सीखना शुरू करती हूँ, आई स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश, शुरू करती हूँ। रोक देते हैं तो स्टॉप आएगा। वह इंग्लिश बोलना शुरू करती है, तो शी बिगिन्स टू स्पीक इंग्लिश, शी बिगिन्स टू स्पीक इंग्लिश।
फिर है नेक्स्ट, वह मेहनत करना शुरू करता है, तो ही स्टार्ट्स वर्किंग हार्ड, ही स्टार्ट्स वर्किंग हार्ड। हम रोज़ अभ्यास शुरू करते हैं, वे बिगिन प्रैक्टिसिंग डेली, वे बिगिन, अगर टू लगेगा तो वर्ब में आईएनजी, टू हटेगा तो वर्ब में, अगर टू लगता है तो वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, फिर से देखें, टू लगेगा तो वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, अगर ये टू नहीं आता तो आईएनजी वाली वर्ब आ जाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए टू नहीं आया है, वे बिगिन प्रैक्टिसिंग डेली, हम रोज़ अभ्यास शुरू करते हैं। वे सुधार करना शुरू करते हैं, दे स्टार्ट इम्प्रूविंग, दे स्टार्ट इम्प्रूविंग। चलिए नेक्स्ट है 51 पैटर्न, सब्जेक्ट एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट ऑब्जेक्ट या यहाँ पर टू के साथ वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, उम्मीद करना। एक्सपेक्ट का मतलब ही उम्मीद करना है, जब किसी से या किसी बात से आप उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्टेशंस होती है आपकी, तो वही वाला एक्सपेक्ट है ये। मुझे अच्छे रिजल्ट की उम्मीद है, आस है, या ठीक है, तो आई एक्सपेक्ट गुड रिजल्ट्स। ध्यान रखें ये एक्सपेक्ट है, एक्सेप्ट नहीं है। मुझे अच्छे रिजल्ट की उम्मीद है, आई एक्सपेक्ट गुड रिजल्ट्स। उसे मुझसे मदद की उम्मीद है, शी एक्सपेक्ट्स हेल्प फ्रॉम मी। नेक्स्ट है, उसे इंग्लिश सुधारने की उम्मीद है, ही एक्सपेक्ट्स टू इम्प्रूव इंग्लिश। हमें सपोर्ट की उम्मीद है, वी एक्सपेक्ट सपोर्ट। नेक्स्ट है, उससे समय पर आने की उम्मीद है, तो उम्मीद के लिए एक्सपेक्ट, दे एक्सपेक्ट टू कम ऑन टाइम, दे एक्सपेक्ट टू कम ऑन टाइम। अगर यहाँ पर देखिए टू रहेगा तो वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अगर ये टू नहीं लगता तो वहाँ पर वर्ब में आईएनजी आएगा एक्सपेक्ट के बाद में। बस यहाँ पर ये ध्यान रखना आपको पैटर्न में। 52 पैटर्न है, सब्जेक्ट डिसाइड और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फैसला करना या तय करना, जब कोई डिसीजन ले लिया जाए, जैसे मैं इंग्लिश सीखने का फैसला करती हूँ, आई डिसाइड टू लर्न इंग्लिश। वह मेहनत करने का फैसला करती है, तो शी डिसाइड्स टू वर्क हार्ड। वह खुद को बदलने का फैसला करता है, ही डिसाइड्स टू चेंज हिमसेल्फ। हम आज शुरू करने का फैसला करते हैं, तो वी डिसाइड टू स्टार्ट टुडे। तो डिसाइड मतलब तय करना, फैसला करना कोई भी काम करने के लिए। वे दूसरों की मदद करने का फैसला करते हैं, दे डिसाइड टू हेल्प अदर्स। नंबर 53 पर पैटर्न है, सब्जेक्ट प्लान और टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, योजना बनाना, जब भविष्य के लिए प्लानिंग हो, जब भविष्य के लिए प्लानिंग हो, जैसे कि मैं रोज़ इंग्लिश बोल, अब यहाँ पर देखना है कि आप उम्मीद कर रहे हैं या फिर कोई योजना बना रहे हैं या फैसला कर रहे हैं, तय कर रहे हैं, तो उसके अनुसार आपको वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, पैटर्न का इस्तेमाल करना है। मैं रोज़ इंग्लिश बोलने की योजना बनाती हूँ, तो आई प्लान टू स्पीक इंग्लिश डेली। वह रात में पढ़ने की योजना बनाती है, प्लान करना, तो शी प्लान्स टू स्टडी एट नाइट। वह उच्चारण सुधारने की योजना बनाता है, ही प्लान्स टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन। हम क्लास शुरू करने की योजना बनाते हैं, वी प्लान टू स्टार्ट अ क्लास। वे अगले महीने घूमने की योजना बनाते हैं, दे प्लान टू ट्रैवल नेक्स्ट मंथ। 54 पैटर्न है, होप। यहाँ पर देखिए होप वर्ड आ गया है, सब्जेक्ट होप, फिर टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर डैट लगकर आता है, आशा करना, जबकि दिल से पॉजिटिव उम्मीद हो, होप। ठीक है, होप का मतलब होता है आशा करना। एग्जाम्पल्स देखिए, मुझे उम्मीद है कि मैं फर्राटेदार इंग्लिश बोलूँगी, आई होप टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो यहाँ पर टू स्पीक, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा या दैट लगा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं फर्राटेदार इंग्लिश बोलूँगी, आई होप टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। उसे उम्मीद है कि वह परीक्षा पास करेगी, शी होप्स टू पास द एग्ज़ाम। उसे अच्छी नौकरी की उम्मीद है, ही होप्स फॉर अ गुड जॉब, ही होप्स फॉर अ गुड जॉब। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए फॉर आ गया है, अगर टू लगता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यहाँ पर फॉर प्रपोजिशन है। हमें सुधार देखने की उम्मीद है, वी होप टू सी इम्प्रूवमेंट, वी होप टू सी इम्प्रूवमेंट। उन्हें उम्मीद है कि सब ठीक है, दे होप एवरीथिंग इज़ फाइन।
नंबर 55 पर पैटर्न है सब्जेक्ट बिलीव या ऑब्जेक्ट या दैट आ जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट लगा दें या फिर दैट लगाकर भी आप सेंटेंस को बढ़ा कर लिख सकते हैं। विश्वास करना बिलीव का मतलब है जब किसी बात पर पूरा भरोसा हो। जैसे मैं मेहनत पर विश्वास करती हूँ तो आई बिलीव इन हार्ड वर्क, तो यहाँ पर देखिए बिलीव आएगा फिर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पर है उसे खुद पर विश्वास है तो शी बिलीव्स इन हर सेल्फ, शी बिलीव्स इन हर सेल्फ। प्रपोजिशन है तो इन आएगी बिलीव के बाद में। देखिए यहाँ पर सभी में अगर प्रपोजिशन आएगी तो इन आएगी। उसे लगता है कि इंग्लिश आसान है, ही बिलीव्स दैट, इस की के लिए दैट का इस्तेमाल, इंग्लिश इज़ ईजी। तो दैट के बाद में देखिए इंग्लिश है फिर इज भी है, मतलब कोई ना कोई वर्ब रहती है, तो बस आप अगर दैट लगाते हैं तो इस तरीके से की के जगह दैट लगा सकते हैं। हम रोज़ अभ्यास पर विश्वास करते हैं, वे बिलीव इन डेली प्रैक्टिस। अगर की वाला सेंस आता है तो दैट लग जाता है, उसे लगता है कि ही बिलीव्स दैट, इस तरीके से। ये भी फिक्स्ड एक पैटर्न ही है। चलिए, हम रोज़ अभ्यास पर विश्वास करते हैं, वे बिलीव इन डेली प्रैक्टिस। उन्हें विश्वास है कि आप कर सकते हैं, दे बिलीव यू कैन डू इट, दे बिलीव, अब यहाँ पर दैट भी लगा सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। दे बिलीव यू कैन डू इट, दे बिलीव दैट यू कैन डू इट, दोनों तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। अगर प्रपोजिशन आएगी तो बिलीव के बाद में इन आ रही है। अब यहाँ पर है एग्री का मतलब सहमत होना है। अगर हिंदी में मीनिंग लेते हैं तो 56 पैटर्न पर सब्जेक्ट एग्री फिर विद प्रपोजिशन फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। जब किसी की बात से सहमत हो तो एग्री के बाद में विद प्रपोजिशन। मैं आपसे सहमत हूँ, आई एग्री विद यू। वह मेरे विचार से सहमत है तो शी एग्रीज विद माई आइडिया, विचार। वह टीचर से सहमत है तो ही एग्रीज विद द टीचर। अब यहाँ पर देखिए एग्री का एग्रीज हो रहा है अगर शी और ही सब्जेक्ट रहता है टेंस के अनुसार। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रूल अप्लाई होता है। हम इस नियम से सहमत है, वी एग्री विद दिस रूल, सहमत होना, ठीक है, एग्री होना। वे इस फैसले से सहमत है यानी कि एग्री है, दे एग्री विद दिस डिसीजन। तो यहाँ पर विद प्रपोजिशन का यूज है एग्री के बाद में। 57 पैटर्न है सब्जेक्ट डिसएग्री और फिर विद है ऑब्जेक्ट है। असहमत होना, सहमत यानी कि एग्री और नहीं सहमत है, असहमत है तो डिसएग्री। सिचुएशन रहती है कि जैसे जब किसी बात से सहमत नहीं होते तो वहाँ पर ये वाला पैटर्न, जैसे मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, आई डिसएग्री विद यू। वह इस प्लान से सहमत नहीं है तो नहीं के लिए यहाँ पर सहमत नहीं के लिए डिसएग्री। शी डिसएग्रीज विद दिस प्लान। वह मेरी राय से असहमत है यानी कि सहमत नहीं है। ही डिसएग्रीज विद माई ओपिनियन। हम इस नियम से सहमत नहीं है, वी डिसएग्री विद दिस रूल। वे इस फैसले से असहमत है, दे डिसएग्री विद द डिसीजन। दे डिसएग्री विद द डिसीजन। नेक्स्ट है 58। यहाँ पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। जितने भी सेंटेंस पैटर्न है आप किन किन बातों से डिसएग्री है तो वो आप उन सेंटेंसेस में ये वाला पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं। पैटर्न 58 है सब्जेक्ट डिपेंड। डिपेंड के बाद में देखिए ऑन प्रपोजिशन और फिर ऑब्जेक्ट निर्भर होना। डिपेंड का मतलब होता है निर्भर होना। वैसे भी जब कोई चीज़ किसी और चीज़ पर डिपेंड करती है, जैसे कि मैं अपने अब चीज़ का मतलब कोई पर्सन भी हो सकता है, मैं अपने माता पिता पर निर्भर हूँ तो आई डिपेंड ऑन माई पेरेंट्स। शी डिपेंड्स ऑन हर जॉब, मतलब वह अपनी नौकरी पर निर्भर है। वह अपने फ़ोन पर निर्भर रहता है तो ही डिपेंड्स ऑन हिज फ़ोन। हम मेहनत पर निर्भर रहते हैं तो वी डिपेंड ऑन हार्ड वर्क। वे किस्मत पर निर्भर रहते हैं, दे डिपेंड ऑन लक। तो डिपेंड के बाद में जो प्रपोजिशन है वो ऑन है। 59 पैटर्न है वरी का मतलब हिंदी में होता है चिंता करना। तो सब्जेक्ट वरी, वरी के बाद में देखिए जो प्रपोजिशन है वो अबाउट है फिर ऑब्जेक्ट है, वरी अबाउट। जब किसी बात की टेंशन चिंता हो तो वहाँ पर ये वाला पैटर्न, जैसे मैं अपने बच्चों की चिंता करती हूँ, आई वरी अबाउट माई चिल्ड्रन। वैसे अगर अबाउट का मीनिंग ले के बारे में, ठीक है। और यहाँ पर अगर चिंता है किसी बात से आप टेंशन लेते हैं तो वरी और अबाउट प्रपोजिशन। वह परीक्षा की चिंता करती है, शी वरीज अबाउट एग्ज़ाम्स। वह अपनी नौकरी की चिंता करता है, ही वरीज अबाउट हिज जॉब। हम भविष्य की चिंता करते हैं, वी वरी अबाउट द फ्यूचर। वे पैसों की चिंता करते हैं, दे वरी अबाउट मनी।
60 पैटर्न है। 60 पे सब्जेक्ट केयर अबाउट, फिर ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर वरी के बाद में भी अबाउट प्रपोजिशन है, केयर के बाद में भी अबाउट प्रपोजिशन है। केयर का मतलब होता है परवाह करना या ध्यान रखना। जब किसी व्यक्ति या चीज़ की केयर या परवाह हो तो वहाँ पर ये वाला पैटर्न, जैसे मुझे अपने परिवार की परवाह है तो आई केयर अबाउट माई फैमिली। उसे अपनी सेहत की परवाह है तो शी केयर्स अबाउट हर हेल्थ। उसे अपने काम की परवाह है तो ही केयर्स अबाउट हिज वर्क। हमें अपने छात्रों की परवाह है, स्टूडेंट्स की, तो वी केयर अबाउट आवर स्टूडेंट्स। उन्हें ईमानदारी की परवाह है तो दे केयर अबाउट ऑनेस्टी। 61 पैटर्न है। सब्जेक्ट अपोलोजाइज से सॉरी, फिर यहाँ पर देखिए फॉर प्रपोजिशन है, फिर ऑब्जेक्ट या वर्ब में आएंजी, या तो ऑब्जेक्ट रहेगा, अगर कोई वर्ब आएगी तो आएंजी में आएगी। माफ़ी मांगना, अपोलोजाइज या फिर से सॉरी, दोनों वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं जब किसी बात के लिए सॉरी बोलना हो। जैसे देर होने के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, आई अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट। तो यहाँ पर देखिए फॉर के बाद में अगर कोई वर्ब आती है तो वो आईएनजी में आएगी, जैसे बी में आईएनजी लग गया। वह गलती के लिए सॉरी बोलती है, शी सेज सॉरी फॉर द मिस्टेक। शी सेज सॉरी फॉर द मिस्टेक। वह चिल्लाने के लिए माफ़ी मांगती है, ही अपोलोजाइजेज फॉर शाउटिंग। फॉर के बाद में अगर वर्ब है तो वो आईएनजी में। देरी के लिए हम माफ़ी मांगते हैं, वी से सॉरी फॉर द डिले। वी से सॉरी फॉर द डिले। नेक्स्ट है समस्या के लिए वे माफ़ी मांगते हैं, दे अपोलोजाइज फॉर द प्रॉब्लम। तो इस तरीके से माफ़ी मांगना, सॉरी कहने के लिए ये वाला पैटर्न। 62 पैटर्न है। सब्जेक्ट थैंक, ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी देखिए फॉर है, फॉर के बाद में या तो ऑब्जेक्ट, अगर कोई वर्ब यूज़ करते तो आईएनजी में। धन्यवाद कहते हैं तो थैंक, जब किसी का थैंक यू कहना हो, जैसे आपकी मदद के लिए धन्यवाद, तो आई थैंक यू फॉर योर हेल्प। नेक्स्ट है जैसे कि वह मुझे मार्गदर्शन देने के लिए धन्यवाद देती है, शी थैंक्स मी फॉर। देखिए फॉर के बाद में अगर वर्ब है तो आईएनजी में है, गाइडिंग हर। शी थैंक्स मी फॉर गाइडिंग हर। वह अपने शिक्षक को सपोर्ट के लिए धन्यवाद देता है, ही थैंक्स हिज टीचर फॉर सपोर्ट। तो फॉर फिर सपोर्ट है, तो या तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रहेगा या फिर वर्ब में आईएनजी रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा नाउन। हम हर चीज़ के लिए भगवान को धन्यवाद देते हैं, वी थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग। वी थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग। वे आने के लिए हमें धन्यवाद देते हैं, दे थैंक अस फॉर कमिंग। दे थैंक अस फॉर कमिंग। तो यहाँ पर नेक्स्ट पैटर्न है। यहाँ पर आपने देख लिया कि किसी को अगर आप धन्यवाद देते हैं तो यहाँ पर थैंक और फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, यानी किसको, सब्जेक्ट थैंक, ऑब्जेक्ट, फिर फॉर के बाद में ऑब्जेक्ट या वर्ब में आईएनजी। जैसे थैंक के बाद में देखिए ऑब्जेक्ट है यू, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए थैंक के बाद में ऑब्जेक्ट है मी, फिर है यहाँ पर थैंक के बाद में हिज टीचर। इस तरीके से हिज टीचर, मी, अस, ये भी ऑब्जेक्ट। तो 63 पैटर्न देख ले। सब्जेक्ट कंप्लेन अबाउट, यहाँ पर देखिए अबाउट है प्रपोजिशन, ऑब्जेक्ट, फिर शिकायत करना। कंप्लेन का मतलब शिकायत करना, जब किसी चीज़ को लेकर कंप्लेंट हो, जैसे कि मैं शोर की शिकायत करती हूँ, आई कंप्लेन अबाउट द नॉइज़। वह सेवा की शिकायत करती है, शी कंप्लेन्स अबाउट द सर्विस, यानी कंप्लेन करना, शिकायत करना। वह अपने काम की शिकायत करती, कंप्लेन करता है, तो ही कंप्लेन्स अबाउट हिज वर्क। हम समस्या की शिकायत करते हैं, वी कंप्लेन अबाउट द प्रॉब्लम। वे दामों की शिकायत करते हैं, दे कंप्लेन अबाउट प्राइजेस। हाई है प्राइजेस तो उसकी कंप्लेन करना। 64 पैटर्न देखें। सब्जेक्ट सजेस्ट के बाद में या तो ऑब्जेक्ट या फिर वर्ब में आईएनजी। सलाह देना या सुझाव देना होता है सजेस्ट का मतलब, जब कोई आइडिया या एडवाइस देना हो, जैसे कि मैं आराम करने की सलाह देती हूँ, आई सजेस्ट टेकिंग रेस्ट। तो यहाँ पर देखिए सजेस्ट के बाद में अगर वर्ब है तो आईएनजी में है। वह यह किताब सुझाती है, यानी कि सलाह देती है, सुझाने का मतलब। तो शी सजेस्ट दिस बुक, तो शी के बाद में देखिए सजेस्ट में एस लगा है। वह रोज़ अभ्यास करने की सलाह देता है, ही सजेस्ट प्रैक्टिसिंग डेली। हम पहले बेसिक सीखने की सलाह देते हैं, वी सजेस्ट लर्निंग बेसिक्स फर्स्ट। वे जल्दी आने की सलाह देते हैं, दे सजेस्ट कमिंग अर्ली। दे सजेस्ट कमिंग अर्ली। चलिए 65 पैटर्न है। सब्जेक्ट रिक्वेस्ट, ऑब्जेक्ट या फिर
ये ऑब्जेक्ट के बाद में टू+V1। रिक्वेस्ट के बाद में ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट के बाद में जैसे थैंक के बाद में ऑब्जेक्ट आया था वैसे यू हो गया, मी हो गया, अस हो गया। यहाँ पर रिक्वेस्ट करने का मतलब होता है विनती या अनुरोध करना, जब पोलाइट तरीके से कुछ कहना या मांगना हो, ठीक है, यानी कि आपको विनती करनी हो, रिक्वेस्ट करनी हो, अनुरोध करना हो। जैसे कि मैं आपसे मेरी मदद करने का अनुरोध करती हूँ, आई रिक्वेस्ट यू टू हेल्प मी। वह उससे इंतज़ार करने का अनुरोध करती है, शी रिक्वेस्ट हिम टू वेट। वह हमसे जल्दी आने का अनुरोध करता है, ही रिक्वेस्ट अस टू कम अर्ली। हम छात्रों से ध्यान से सुनने का अनुरोध करते हैं, वी रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स टू लिसन केयरफुली। वे सभी से सहयोग करने का अनुरोध करते हैं, दे रिक्वेस्ट एवरीवन टू कोऑपरेट। चलिए अब 66 पैटर्न है ऑफर करना, मतलब पेशकश करना या ऑफर देना, ठीक है। जब खुद से मदद या कोई काम करने की बात कही जाए तो ऑफर करना सब्जेक्ट है, ऑफर के बाद में टू+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे कि मैं आपकी मदद करने की पेशकश करती हूँ, पेशकश मतलब ऑफर, आई ऑफर टू हेल्प यू, आई ऑफर टू हेल्प यू। वह मुझे पानी ऑफर करती है, शी ऑफर्स मी वाटर। वह इंग्लिश सिखाने की पेशकश यानी कि ऑफर करता है, ही ऑफर्स टू टीच इंग्लिश। हम सहायता की पेशकश करते हैं, मदद की, तो वी ऑफर सपोर्ट या हेल्प कह सकते हैं। तो यहाँ पर सपोर्ट वर्ड का अपन यूज़ करेंगे, वी ऑफर सपोर्ट। वे जल्दी आने की पेशकश करते हैं, ऑफर, दे ऑफर टू कम अर्ली, दे ऑफर टू कम अर्ली। तो यहाँ पर है जब खुद से मदद या कोई काम करने की बात कही जाए, कोई काम करने की या मदद करने की पेशकश करना या ऑफर करना, तो वहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर ऑफर के सब्जेक्ट तो रहेगा ही, ऑफर के बाद में टू+V1 या फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल। नेक्स्ट है 67 पैटर्न है सब्जेक्ट रिफ्यूज़ और फिर टू+V1 या फिर ऑब्जेक्ट। मना करना, इनकार करना होता है। रिफ्यूज़ का मतलब जब किसी चीज़ को करने से मना किया जाए, जैसे कि मैं पैसे देने से मना करती हूँ, आई रिफ्यूज़ टू गिव मनी। वह बाहर जाने से मना करती है, शी रिफ्यूज़ेस टू गो आउटसाइड। वह मदद से मना करता है, ही रिफ्यूज़ेस हेल्प। हम इसे स्वीकार करने से मना करते हैं, वी रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट दिस। वे सुनने से मना करते हैं, दे रिफ्यूज़ टू लिसन। 68 पैटर्न है सब्जेक्ट अलाउ परमिट। अलाउ या परमिट का मतलब इजाज़त देना या अनुमति देना, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा और फिर टू+V1। सिचुएशन रहती है कि जब किसी को कुछ करने की अनुमति दी जाए, तो अलाउ या परमिट वर्ड का यूज़, जैसे कि मैं आपको बोलने की अनुमति देती हूँ, आई अलाउ यू टू स्पीक। यहाँ पर देखें ऑब्जेक्ट है, अलाउ या परमिट के बाद में ऑब्जेक्ट रहेगा, तो यू किसको मतलब दी है परमिशन, तो ये यू ऑब्जेक्ट है, आई अलाउ यू टू स्पीक। वह बच्चों को बोलने खेलने की, ठीक है, यहाँ पर बोलने की नहीं, वह बच्चों को खेलने की अनुमति देती है, शी अलाउज चिल्ड्रन, ऑब्जेक्ट है चिल्ड्रन यहाँ पर, टू प्ले। वह हमें अंदर आने देता है, ही परमिट्स अस टू एंटर। फिर है हम छात्रों को सवाल पूछने देते हैं, वी अलाउ स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस। वे मुझे सीखने देते हैं, दे अलाउ मी टू लर्न। तो यहाँ पर देखिए अलाउ या परमिट के बाद में ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसको भी परमिशन देते हैं वो वाला ऑब्जेक्ट है। 69 पैटर्न है सब्जेक्ट फोर्स, ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी है और फिर टू+V1। मजबूर करना, फोर्स का मतलब जब किसी को ज़बरदस्ती कुछ करवाया जाए तो यहाँ पर फोर्स का यूज़ करेंगे। वे मुझे काम करने के लिए मजबूर करते हैं, दे फोर्स मी टू वर्क। वह उसे जाने के लिए मजबूर करता है, ही फोर्सेस हर टू गो। मैं किसी को सीखने के लिए मजबूर नहीं करती हूँ, आई नेवर फोर्स एनीवन टू लर्न। वह उसे पढ़ने के लिए मजबूर यानी कि फोर्स करती है, तो शी फोर्सेस हिम टू स्टडी। हम खुद को अभ्यास करने के लिए मजबूर करते हैं, वी फोर्स आवरसेल्व्स टू प्रैक्टिस। तो यहाँ पर फोर्स के बाद में ऑब्जेक्ट है ये, जिसको भी कोई करने के लिए हम फोर्स करते हैं जो भी काम है। 70 पैटर्न है सब्जेक्ट वार्न का मतलब होता है चेतावनी देना।
तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रहेगा जिसको भी हम दे रहे हैं ना चेतावनी, अबाउट या फिर टू। यहाँ पर या तो अबाउट रहेगा या टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर जब किसी को खतरे या गलती से पहले सावधान करना हो तो वार्न करना हो। मैं आपको गलती के बारे में चेतावनी देती हूँ, आई वार्न यू अबाउट द मिस्टेक। वह उसे सावधान रहने की चेतावनी देती है, शी वार्न्स हिम टू बी केयरफुल। वह हमें धोखाधड़ी के बारे में चेतावनी देता है, ही वार्न्स अस अबाउट फ्रॉड। अबाउट फ्रॉड, अबाउट रहेगा तो यहाँ पर फ्रॉड आ गया, जैसे कि यहाँ पर देखें, या तो अबाउट रहेगा फिर ऑब्जेक्ट रहेगा या फिर वर्ब में या फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। हम बच्चों को दौड़ने से मना करते, वी वार्न चिल्ड्रन नॉट टू रन। ठीक है, चिल्ड्रन के बाद में यहाँ पर नॉट रहेगा। वे लोगों को सुरक्षित रहने की चेतावनी देते हैं, दे वार्न पीपल टू स्टे सेफ, टू स्टे सेफ। तो यहाँ पर ये टोटल जो है, तो यहाँ पर वार्न करने का पैटर्न हो गया लास्ट, टोटल 70 पैटर्न हो गए हैं। पहले हमने 1 से 35 तक किए, तो टोटल 1 से लेकर 70 बिल्कुल एज इट इज़ पैटर्न की आपको प्रैक्टिस करनी। यहाँ पर और कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं रहती, ज़्यादा ग्रामर को डिटेल से सीखने की ज़रूरत नहीं रहती। ये बिल्कुल बिना ग्रामर पढ़े रेडी किए हुए सेंटेंसेस रहते हैं, स्ट्रक्चर रहते हैं, पैटर्न है पूरे के पूरे। यहाँ पर 70 इनकी बार बार आप प्रैक्टिस करें, बोलने की कोशिश करें, और जितने भी वर्ड्स बताएं, जैसे वार्न आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद में जो भी वर्ड्स आ रहे हैं उनका हिंदी में अर्थ भी जानने की प्रैक्टिस करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।